शेखर का जीवन एक ऐसे बेचैन मन की कथा है जो जीवन को केवल जीना नहीं चाहता बल्कि उसे समझना चाहता है। उसका संघर्ष समाज से कम और स्वयं से अधिक है, इसलिए उसका संपूर्ण जीवन सत्य, स्वतंत्रता, आत्मान्वेषण और अस्तित्व की खोज का जीवंत प्रतीक बन जाता है। कह सकते हैं कि शेखर का संपूर्ण जीवन मानव की उस अनंत यात्रा का प्रतीक है जिसमें वह बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर के सत्य, स्वतंत्रता और अर्थ की खोज करता है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शेखर एक जीवनी भाग 2 संघर्ष। अगर आपको हमारा वाचन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। शशि से दोबारा मिलने पर शेखर ने मीटिंग की सारी कहानी उसे सुना दी और मीटिंग के बाद अमोलक राय और हरिहरानंद से हुई बातचीत भी। शशि पहले चुपचाप सुनती रही, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर कुछ गंभीर होकर उसने पूछा, बहुत दुखी हुए थे क्या? शेखर ने झिझकते हुए कहा, उस समय तो काफी क्षोभ हुआ था। अब सोचता हूँ कि तुम्हारी तरह मैं भी क्यों ना हंस सका। शशि फिर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद शशि ने पूछा, वे लोग फिर आएंगे? अंदेशा तो है, पर मैंने उनकी बात मन से बिल्कुल निकाल दी है। बिल्कुल? अच्छा, एक बात पूछूं शेखर, उन दोनों की किसी बात में तुम्हें कोई सार मिला? सार? किसी में नहीं। किस बात में? कि आगे बढ़ो और लो आफत सिर पर। शेखर एक क्षण शशि की ओर स्थिर भाव से देखता रहा, फिर बोला, हाँ कुछ तर्क था तो मेरे जैसे लोगों के मन के अनुकूल, पर एकाएक कुछ चौंक कर, शशि तुम्हारा अभिप्राय क्या है? शशि चुप रही। शेखर ही फिर बोला, तुम्हें भी इस ब्राह्मण कुमार के भविष्य की चिंता है क्या? हाँ कुछ तो है। सचमुच तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? शशि। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर शशि कहने लगी, पिताजी मुझसे कहते थे तुम्हें समझाऊं। समझाने की तो बात क्या है, पर तुमने जिस तरह अपने को संसार से अलग खींच लिया है, इस तरह आदमी बहुत देर तक काम का रहेगा, इसमें मुझे संदेह होता है। इससे यथार्थ पर तुम्हारी पकड़ छूट जाएगी। यथार्थ पर मेरी या मुझ पर यथार्थ की? एक ही बात नहीं है क्या? यूं कहो कि यथार्थ का और तुम्हारा संबंध सूत्र टूट जाएगा। शेखर ने जैसे एकाएक बहुत सा साहस बटोर कर कहा, देखो शशि, हम लोगों ने इस ढंग की बात कभी की ही नहीं, पर तुम सच सच बताओ, तुम्ही ने शादी में क्या पा लिया है? फिर शशि के मुंह पर वेदना की हल्की सी रेखा देखकर, मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता, पर शशि ने सुस्त होकर कहा, नहीं मैं समझती हूँ, पर मेरी बात उदाहरण नहीं बन सकती। मेरे ब्याह की तो बुनियाद ही और है। मैंने ब्याह किया नहीं था, मेरा तो ब्याह हुआ था। ब्याह करके कुछ पाने का प्रश्न मेरे आगे नहीं था। पाना तो वाक्य अधूरा ही रह गया। थोड़ी देर बाद शेखर ने कहा, पर फिर मेरी परिस्थिति भिन्न कैसे हुई? मेरे लिए भी तो या क्लेश पाना ही अगर पाना हो तब तो। नहीं, वह मैं नहीं कहती। तुम्हें एक साथी खोजना चाहिए जो बराबर साथ चल सके, अगर क्लेश भोग सके और साथ सुख पा सके। क्लेश या सुख बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात साथ की है, साझा करने की क्षमता की। शादी करने से यह सब मिल ही जाएगा, इसका क्या प्रमाण है? और विशेषकर ब्राह्मण कुमार बनकर? प्रमाण नहीं है, मैं जानती हूँ, और मैं नहीं कहती कि वैसे ढंग से शादी करो। मैं इतना ही कहती हूँ कि अगर ठीक साथी तुम्हें मिल सके तो। शेखर ने संक्षेप में कहा, तो छोड़ो इस बात को, अगर वैसा कोई मिलेगा तो देखी जाएगी। यह स्पष्ट है कि ढूंढने से वह नहीं मिलेगा। मिलेगी, राह चलते ही मिल जाएगी तो मिल जाएगी, तब आंचल पसार लूंगा बस। एकाएक उसने देखा कि शशि का ध्यान उसकी बात की ओर होकर भी नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी बड़ी दूर के पथ पर कोई दृश्य देखती हुई और भी बड़ी हो गई हैं, मानो उस दूर दृश्य के अर्थ का अभिनंदन करने को उसकी आत्मा द्वार खोले बैठी है। शेखर ने भी कुछ खोए से, पर साथ ही कुछ कौतुक भरे स्वर में कहा, और जब राह चलते मोती मुझे मिलेगा तब मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, संशय नहीं करूंगा, शर्तें नहीं बांधूंगा। जो देवता देते हैं
शशि बिल्कुल नहीं सुन रही थी। शेखर ने जानबूझकर उसे चौंकाने के लिए कहा, जो देवता देते हैं उसके लिए शास्त्रों की भी साक्षी क्यों मांगी जाए? शशि ने सहसा जाकर कहा, क्या? उनकी आंखें मिली और जैसे जकड़ी गईं। शेखर ने बलात् कल्पना कहकर उसे निकाल देना चाहा, पर फिर भी वह देखता रहा कि उन खुले कपाटों के पीछे आलोक है और उस आलोक के भीतर गहरी वेदना है। उस वेदना के भीतर और गहरा आहत आलोक, और इस इतने अपलक काल तक उसके भीतर किसी गुम्फ में प्रतिध्वनि गूंजती रही, साक्षी क्यों मांगी जाए, साक्षी क्यों मांगी जाए। एक विचित्र शांति उसके मन पर छा गई और वह लगन से पढ़ने और लिखने लगा। सुधार सभा वाले लेख का परिष्कार, 2 नए निबंध, 2 कहानियां। इतना सब काम समाप्त करके जब उसने सांस ली तब सभा वाली घटना को लगभग 2 सप्ताह हो गए थे और शशि को आए भी 10 दिन। इन 10 दिनों में शेखर ने होटल वाले लड़के के सिवा किसी को नहीं देखा था। केवल एक दिन नीचे 3 तल्ले वालों के 2 बच्चों ने न जाने किस बाल सुलभ विश्वास के साथ उसके पास चले आए थे। आपको पतंग बनानी आती है? शेखर के स्वीकार करने पर वे कह गए थे, अच्छा, हमको पैसे मिलेंगे तो हम कागज ले आएंगे, हमें पतंग बना दीजिएगा जरूर। शेखर ने हंसकर वचन दे दिया था और साथ ही यह भी पता लगा लिया था कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, कितने डोर और चरखी में खर्च हो जाएंगे और कितनी मंझा तैयार करने में। फलतः अगर कागज लेकर स्वयं पतंग न बनाई जाएगी तो केवल एक पतंग आ सकेगी और बसंत पंचमी के दिन एक एक पतंग से क्या होगा? बसंत पंचमी। क्यों ना शेखर स्वयं उन बच्चों के लिए सब सामान ला दे और उनके पैसे और परिश्रम बचा दे। बसंत पंचमी पर पैसे कहाँ हैं? और होटल का बिल और घर भाड़ा? शेखर ने निश्चय किया कि जो कुछ लिखा है सब पत्रिकाओं को भेज देगा और सबसे पारिश्रमिक मांगेगा। कोई तो कुछ देगा ही, पर सब रचनाएं लौट आईं। सबके साथ प्रशंसात्मक पत्र थे। शेखर यह विरोधाभास पहले नहीं समझ सका, पर अंत में एक संपादकीय पत्र के अस्पष्ट संकेत से जान गया कि जो मुफ्त अच्छा है वह पारिश्रमिक का भी अधिकारी ही है। ऐसा नहीं है। उसने दोबारा उद्योग करने की ठानी, पर डाक महसूल का भी जुआ खेलने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। एक बार उसने सोचा कि पुराने ही लिफाफे का पता काटकर फिर भेज दे, पर नए पत्र के सामने पहले से ही यह स्वीकार कर लेना कि रचना और कहीं से लौटकर आई है, कुछ बुद्धिमानी नहीं जची। अंत में उसने रचनाएं स्वयं लेकर स्थानीय संपादकों के द्वार खटखटाने की ठानी। हमारा समाज वाले ही चक्कर की आवृत्ति फिर हुई, अब की बार कुछ और करुण रूप में और कुछ अधिक निष्परिणाम। केवल एक साप्ताहिक के संपादक ने उससे वसंत पंचमी के विषय पर कहानी या कविता मांगी, क्योंकि पत्र का विशेषांक निकलने वाला था। शेखर ने अपना पुराना निश्चय याद किया कि फरमाइशी साहित्य वह कभी नहीं रचेगा, पर फिर सोचा कि जो फरमाइशी है उसे साहित्य कहने की कोई बाध्यता नहीं है, और जो साहित्य है उसे तराजू बाट से ऊपर रखने के लिए आवश्यक भी हो कि रोटी कमाने का साधन दूसरा हो। उसने कहानी लिखना स्वीकार कर लिया और पारिश्रमिक के बारे में इतना आश्वासन पर्याप्त समझा कि रचना पर विचार किया जाएगा, जो कुछ पत्रम पुष्पम। किंतु वैसी रचना आसान नहीं थी। घंटों अपने साथ युद्ध करके भी शेखर वसंत पंचमी पर कहानी नहीं लिख सका और बार बार उसका परास्त और कुंठित मन 3 तल्ले वाले बच्चों और उनकी पतंग की मांग की ओर जाने लगा। वसंतोत्सव, पतंगोत्सव, वह कल्पना में देखता। वह पतंग और डोर और चरखी और मांझा सब ले आया है और बच्चे किलकारियां मारते हुए छत पर कूद रहे हैं और शेखर उन्हें सिखा रहा है कि पतंग कैसे उड़ाएं। वह जानता हो यह नहीं है, पर उन बच्चों के सामने वह जानकार जो है। और फिर उसकी कल्पना की पतंग कट जाती और यथार्थ की सूनी चरखी घुमाता हुआ वह सोचता कि बसंत पंचमी की कहानी और होटल का बिल। एकाएक उसे ध्यान आया, क्यों ना यही बात वह कहानी के रूप में लिख दे। यह विचार उसे अच्छा लगा। कुछ उन बच्चों के साथ विश्वासघात भी लगा, पर हिंदी में नित्य प्रति ऐसी चीज़ें छपती हैं और अगर वह उसे साहित्य मान लेने की भूल नहीं करता तो क्या हर्ज है। फरमाइशी काम है, अनासक्त भाव से श्रमिक की तरह वह पसीने की रोटी कमाता है, तो क्या बुरा है। इस तर्क से उसको तसल्ली नहीं हुई, फिर भी उसने कहानी लिख डाली।
नाम रख दिया पतंग पंचमी। संपादक ने एक बार शीर्षक और एक बार शेखर का चेहरा देखकर कहा, आप बड़े उत्साही युवक हैं। शेखर ने संक्षेप में कहा, जी। संपादक ने रचना एक और रख दी, फिर शेखर की ओर यूं देखा मानो उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद किसी वस्तु का जहां तहां पड़े रहना उनकी व्यवस्था बुद्धि को पसंद नहीं। शेखर ने जानबूझकर रूखे स्वर में कहा, और मेरा पारिश्रमिक? संपादक ने अत्यंत विस्मय जताते हुए कहा, पारिश्रमिक? ओ हाँ भाई, पारिश्रमिक तो हमारे यहाँ त्रैमासिक हिसाब के समय दिया जाता है, और अभी तो निर्णय। शेखर ने क्रोध दबाते हुए कहा, निर्णय अभी कर लीजिए ना। संपादक ने शांत और चिकने स्वर में कहा, साहित्य तो बड़ी साधना चाहता है। एकाएक शेखर को लगा कि शिष्टाचार व्यर्थ है, यानी फलप्रद नहीं है, और जो श्रमिक है उसके लिए फल अनिवार्य है। बोलता, चाहता होगा जो साहित्य होगा, पर आप ऐसी चीज को साहित्य समझने की भूल करते भी हों तो मैं नहीं करता। जब साहित्य लिखूंगा तब साधना भी कर लूंगा। अभी तो अपना आप बेचता हूँ, नगद दाम चाहता हूँ। संपादक ने ध्यान से और नए विस्मय से शेखर को सिर से पैर तक देखा, फिर कहा, देखिए, नियम तो मैंने आपको बता दिया, पर आपने मेरे अनुरोध से ही यह कहानी लिखी थी, इसलिए इसके प्रकाशित होते ही पारिश्रमिक की व्यवस्था करूंगा, फिर खीसे काटकर। पर आप जानते हैं हमारी परिस्थिति, केवल पत्रम पुष्पम। शेखर ने अनमने से स्वर से कहा, धन्यवाद, और लौट चला। एक और चक्कर में जब यह युगांतर साहित्य मंदिर की ओर जा निकला तो उसने सोचा, हमारा समाज का भी हाल पूछता चलूं। संचालक महोदय स्वयं उपस्थित थे। शेखर को देखकर बोले, अच्छा आप आए? मैं सोच रहा था किसी को आपके यहाँ भेजूं। क्यों, कुछ विशेष बात है? नहीं, यूं ही। अर्ध निमीलित नेत्रों से वे कुछ देर शेखर को देखते रहे, फिर बोले, बात यह है कि असल में मैंने वह पुस्तक दो एक विशेषज्ञों को दिखाई थी। उनकी राय है कि उसमें कुछ संशोधन आवश्यक है। शेखर ने विनीत भाव से कहा, हो सकता है मैं केवल अध्येता हूँ, विशेषज्ञ नहीं। क्या क्या संशोधन उन्होंने सुझाए? देखिए, यह तो मैं जबानी नहीं बता सकता, पर यह समझ लीजिए कि परिणाम वाले परिच्छेद उनकी राय में ठीक नहीं है और बदले जाने चाहिए। यह तो आमूल परिवर्तन हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन तो लेखक। मेरा तो विचार है कि आप सब परिवर्तन करके उनकी अनुमति से उनका नाम भी दे दें तो अच्छा हो। उनके संपादकत्व में किताब छपेगी तो बिक्री भी निश्चित है। और वे सज्जन हैं कौन? प्रश्न का उत्तर न देते हुए संचालक फिर बोले, अंतिम परिच्छेद बदलने में समय नहीं लगेगा, किंतु तथ्यों से जो परिणाम निकले हैं उन्हें कैसे बदला जाए? परिणाम तो अपना अपना मत है। एक ही तथ्य से 5 परिणाम निकल सकते हैं। सब दृष्टिकोण की बात है, और जब परिणाम बदल जाएंगे तो तथ्य। शेखर ने आग्रह से कहा, तथ्य से परिणाम निकलते हैं, न कि परिणाम से तथ्य। जो तथ्य है उनकी अनदेखी तो नहीं हो सकती। तथ्य आखिर क्या है? जो कुछ है सब तथ्य है, जो नहीं है वह भी तथ्य है। उसका ना होना तथ्य है। आदमी अपनी रुचि के अनुसार तथ्य चुनता है, फिर उन तथ्यों से परिणाम निकालता है। अतः परिणाम भी रुचि द्वारा नियमित हुए ना। अच्छा, ऐसे ही? तब फिर मैंने अपनी रुचि के तथ्य और परिणाम पुस्तक में रख दिए। संशोधन का प्रश्न ही कहाँ रहा। पर मैं तो यही कहता हूँ कि तथ्य तथ्य है, और मेरी समझ में जो परिणाम निकले हैं वे अनिवार्य हैं। संचालक ने कुछ दृढ़ता के साथ कहा, यह तो आपका हठ है। रुचि अपनी होती है, पर रुचि का परिष्कार भी तो हो सकता है, और समाज की आलोचना बड़े दायित्व का मामला है। हम तो विशेषज्ञों की राय अवश्य लेते हैं। आपके लिए तो बड़ा अच्छा अवसर है। पुस्तक के साथ योग्य संपादक का नाम होगा तो बिक्री भी होगी और भविष्य के लिए मार्ग खुल जाएगा। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने इतने परिश्रम से परिवर्तन कर दिया है। शेखर ने चौंक कर कहा, कर दिया है? पर आपको पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। आखिर वे विशेषज्ञ हैं कौन? बहुत बड़े अनुभवी हैं, और समाज सेवा तो उनके जीवन का व्रत है। आखिर नाम तो बताइए। लाला अमोलक राय। शेखर ने रुक रुक कर प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मेरी पुस्तक ज्यों की त्यों छपेगी। अपने तर्क और मत के लिए मैं उत्तरदायी हूँ, पर हम तो विद्वानों की राय के विरुद्ध। आप जानते हैं, प्रकाशक के उत्तरदायित्व का मामला है। हम तो आपके हित। शेखर ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि बिना परिवर्तन के आप पुस्तक नहीं छापेंगे?
देखिए हमारी असमर्थता, यह आवेश में आने का मामला नहीं है, तो आप मेरी हस्तलिपि लौटा दीजिए। आप सोचकर देखिए, शेखर ने दृढ़ता से कहा। मेरी हस्तलिपि तुरंत लौटा दीजिए। आप तो मानते नहीं, मुझे बड़ा खेद हो रहा है। शेखर ने फिर कहा, हस्तलिपि मुझे देने की कृपा कीजिए तो मैं जाऊं। संचालक ने आवाज दी, चपरासी। एक सुस्त सी मूर्ति सामने आकर खड़ी हो गई। जाना लाला अमोलक राय के यहाँ से कागज ले आना, उन्हें कहना कि हमारा समाज के कागज दे दें। नाम याद रहेगा ना, हमारा समाज? जी, हमारा समाज, हाँ। शेखर ने पूछा, कितनी देर लगेगी? घंटे 1.5 घंटे में आ जाएगा। शेखर वहां ठहरना नहीं चाहता था, बोला, अच्छा तो मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, और उठकर चल दिया। ऐसा आंदोलित मन लेकर वह घर नहीं लौटना चाहता था, और बाहर उसे कोई और काम था नहीं। शेखर निरुद्देश्य से सड़कों और गलियों में चक्कर काटने लगा। केवल एक बार एक दुकान के बाहर कई एक चरखियां टंगी हुई देखकर वह थोड़ी देर रुक गया, और चरखियों को तथा दुकान के भीतर के अंधकार में धुंधली सी दिखती हुई 2 हंडियों और कोनों में पतंगों के ढेर की आकृति का अध्ययन करता रहा। फिर आगे चल पड़ा, और एक जगह फलों की एक और दुकान देखकर उसे याद आया, जेल में उसने खाद्य तत्व पर एक पुस्तक पढ़ी थी और सोचा था कि वह फलाहारी हो जाएगा। कुछ आगे बढ़कर उसने दुकानदार से कंधारी अनारों का भाव पूछा। सुना कि 1.25 रुपये सेर हैं और एक अनार लगभग 14 आने का होगा। उसके बाद वह कहीं और नहीं ठहरा। 4:30 बजे के लगभग वह फिर से युगांतर साहित्य मंदिर पहुंचा और वहां से अपनी हस्तलिपि लेकर बिना एक शब्द बोले संचालक को संक्षिप्त नमस्कार करके घर चल पड़ा। दिन बहुत छोटे हो गए थे, कुछ बदली सी भी थी, और 4:30 बजे ही ऐसा लगने लगा था कि दिन ढल रहा है। घर पहुंचकर शेखर ने हस्तलिपि नीचे पटक दी और चारपाई पर लेट गया। फिर एकाएक उठा और हस्तलिपि उठाकर पन्ने उलटने लगा। उत्तरांश के कई पन्ने निकाल दिए गए थे और उसकी जगह नए पन्ने थे, किसी और के हाथ के लिखे हुए। अक्षरों से स्पष्ट था कि हाथ कच्चा है और शायद लड़की का है। शेखर ने झटक कर उन पन्नों को अलग किया और 2 टुकड़े करके फेंक दिया। फिर उसने देखा कई और पन्नों पर उसके लिखे हुए अंश काट दिए गए हैं और हाशिए में नया कुछ लिखा हुआ है। इन पन्नों को भी उसने झटक कर अलग कर दिया। पुस्तक की मूल असंशोधित लिपि तो उसके पास थी ही, और उसी तरह 2 टुकड़े करके एक और डाल दिए। फिर शेषांश को 2-1 बार उलट पलट कर देखा, फिर एक खिन्न हूं के साथ उसे भी नीचे डाल दिया और पैर से पन्ना पन्ना इधर उधर बिखेर दिया। एक बार उसने चारों ओर देखा, फिर चारपाई पर औंधे लेट कर तकिए में मुंह छिपा लिया। तकिए के भीतर रुई का गुदगुदा अंधकार। स्वागत अंधकार, तुम सूक्ष्म और अमूर्त नहीं हो, तुम्हारा आकार है, भार है, घनत्व है, तो और भी स्वागत। शेखर को लगा किसी तरह उसी अंधकार में वह भी पिघल कर मिल जाए तो। एक अंधी सी धुंध में वह उठा और धीरे धीरे नीचे उतरकर फिर सड़क पर आ गया। क्रमशः ठिठुरते और संकुचित होते हुए दिन का फीकापन उसके भीतर जम गया, पर उसके बिना भी शेखर के अंदर पर्याप्त अंधकार था। अंधकार और एकांत, निर्लिप्त, शून्य, विविक्त, अनासक्त अंधकार। किसी चीज में कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ एक परिणाम है जिसका आधारभूत तथ्य खो गया है। कारण से कार्य है, पर उद्देश्य का न कारण है न कार्य है। अनुद्देश्य ही सत्य है, अनुद्देश्य भ्रांति, भटकन। वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? पर कर रहा है और जा रहा है तो क्या हुआ? आगे और धुंध अभी बाकी है और जमता हुआ अंधेरा आंखों में चुभता है, तो आंखों को देखने से मतलब क्या है? जंगल में जब लोग खो जाते हैं तो अपने आप उनके पैर चक्कर काटने लगते हैं, चक्कर काटते ही वे मर जाते हैं। उसे कहीं जाना नहीं है, चक्कर काटना नहीं है। बर्फ से अंधे हुए पहाड़ी बकरे की तरह है, वह सिर झुकाए हुए लड़खड़ाता चला जा रहा है, चला जा रहा है। वह जानने लगा है कि उसकी इस उद्देश्यहीनता में छिपा हुआ उद्देश्य है, कि वह उद्देश्य पुनः उद्देश्यहीनता है, बुझ जाने की मांग है। पीछे मोटर का हॉर्न बजता है, वह अनसुनी करता है। मोटर पास से निकल जाती है, हॉर्न फिर बजता है। शेखर फिर उपेक्षा करता है, वैसा ही बीच सड़क चलता जाता है, हॉर्न फिर बजता है, जोर से बजता है, धृष्टता से बजता है, ललकार से बजता है, धमकी से बजता है।
अनुद्देश्य अनुद्देश्य। वह चला जा रहा है बीच सड़क पर। एकाएक दो हाथों ने उसकी बाह पकड़कर जोर से उसे खींच लिया। ब्रेकों की चीख को डुबाती हुई एक चीख निकली, बाबूजी। शेखर ने आंख उठाई। एक स्त्री थी, जवान नहीं थी, सुंदर नहीं थी। मोटर शेखर को छूकर सर्राती हुई निकल गई। ब्रेक दबने से जो लड़खड़ाहट उसमें आई थी वह सद गई और पॉलिश की झकझक की कौंध में खो गई। शेखर ने अत्यंत चिड़चिड़े स्वर में कहा, क्यों, तुम्हें क्या? किसी को क्या, वह मरे जिए, मोटर के नीचे आ जाए, नदी में डूबे, आग में पड़ जाए, किसी को क्यों कोई मतलब? स्त्री ने आहत विस्मय से कहा, बाबूजी मैंने तो, और चुप हो गई। शेखर की आंखें उसकी आंखों से मिली। नहीं, वह जवान नहीं थी, वह सुंदर नहीं थी, पर उसकी आंखों में वह आग्रह, वह वत्सल डर। शेखर ने सहानुभूतिहीन स्वर में कहा, बहन मुझे माफ करो, और जल्दी से मुड़कर घर की ओर चल पड़ा। किंतु उसके पैरों की चाप आगे अब भी अर्थहीन ललकार से दोहराती जा रही थी, किसी को क्या, किसी को क्या। सीढ़ियां चढ़कर कमरे की देहरी पर पैर रखते रखते शेखर एकाएक ठिठक गया। कमरा ज्यों का त्यों था, पर बत्ती जल रही थी और चारपाई के कोने में सिमट कर बैठी हुई शशि एकटक उसकी ओर देख रही थी। जाने कितनी देर तक कोई नहीं बोला, ना हिला। फिर शशि ने कहा, कहाँ थे? शेखर, मैं कब से बैठी राह देख रही हूँ, और यह सब क्या है? और फिर एकाएक लपक कर शेखर के पास आकर उसके दोनों कंधे पकड़कर घबराए हुए स्वर में कहा, शेखर, शेखर क्या हुआ? शेखर ने शशि की दोनों कलाइयां पकड़ लीं और मृदुल दबाव से उसे पीछे धकेलता हुआ चारपाई तक ले गया। उसी मृदुल दबाव से उसने शशि को चारपाई पर बिठा दिया। फिर धीरे से अपने कंधे छुड़ाकर बिखरे हुए कागजों को रौंदता हुआ कमरे के पार जाकर स्वयं खड़ा हो गया और क्षण भर बाद कागजों के बीच में भूमि पर बैठ गया। कुछ नहीं शशि, होना क्या था? शशि फिर उठकर शेखर के पास आ खड़ी हुई। बताओ शेखर, यह सब क्या करने गए थे, और क्या करके आए हो? शेखर चुप रहा। सामने खड़ी शशि के पैरों पर उसकी दृष्टि गड़ी रही। कहो शेखर, तुम नहीं जानते कि अभी अभी राह देखते देखते मैं। वाक्य अधूरा छोड़कर शशि चुप हो गई। न जाने कितनी देर तक दोनों चुप और निश्चल रहे। फिर कागजों में कहीं एक टप सुनकर शेखर चौंक कर उठ खड़ा हुआ, किंतु शशि की पीठ लैंप की ओर थी, उसका मुख अंधेरे में था। शेखर ने एकाग्र दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कंधे से पकड़कर शशि को घुमाना चाहा, पर उसके स्पर्श करते ही शशि का शरीर कठोर पड़ गया और वह हिली नहीं। शेखर ने एकाएक उसका कंधा छोड़ दिया, चारपाई के पास जाकर धप से बैठा और फिर लेट गया। उसके बुझते मन ने जाना कि आगे कुछ गति नहीं है। उसकी आंखें अपलक छत को देखने लगीं। अनुद्देश्य अनुद्देश्य, जड़ अनुद्देश्य। शशि अपने आप आकर उसके सिरहाने खड़ी हो गई। एक अनिश्चित स्वर में उसने पुकारा, शेखर, और उसके ऊपर को तनिक सा झुकी। टप से एक बूंद शेखर के माथे पर गिरी। एक शेखर ने हाथ बढ़ाकर उसे धीरे धीरे नीचे झुका लिया। उसकी छाती में मुंह छिपाकर फूट कर रो पड़ा। उसका पिंजर बेतरह हिलने लगा। उसकी मुट्ठियां शशि के कंधों पर जकड़ गईं। शशि एक भी शब्द बोले बिना वैसी ही उस पर झुकी रही, जैसे पहाड़ी सोते के ऊपर छायादार सप्तपर्ण का वृक्ष सप्तपर्ण की छां में से समीर कांपता हुआ जाता है। एक प्रच्छन्न शिथिलता अंगों में भर जाती है। छाह के अमूर्त स्पर्श तले सब कुछ क्रमशः शांत होता जाता है। एक रेशमी स्पर्श शेखर के बालों को सहलाता हुआ पूछता है, अब बताओगे? नहीं। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो चुप रहने में, छिपाने में भी कोई उद्देश्य नहीं है। बात अगर नहीं छूती तो उसकी रागात्मक प्रतिक्रिया भी नहीं छू सकती। शेखर ने कहा, गया था तब नहीं जानता था, पर चलते चलते जान पड़ा कि आत्महत्या का उपाय खोज रहा हूँ। एक हल्की सी सिहरन सप्तपर्ण को कपा गई। क्यों शेखर? यूं ही समझ में आया कि मरने के लिए कारण ढूंढना आवश्यक नहीं है। प्रमाण तो जीने के लिए चाहिए। जिसके जीने का स्पष्ट उद्देश्य नहीं, उसका मर जाना तो स्वतः सम्मत है। चिंतित और बहुमुख प्रतिवाद का स्वर, शेखर, पाने के लिए ना जियो, देने के लिए जियो। माना पर क्या दो? निरुद्देश्य, कारणहीन, अर्थहीन आत्मपीड़ा क्यों दो? किसके लिए दो? अगर साध्य एक है, जन्मात्र का सुख,
तो देय भी एक सुख है, नहीं तो कुछ नहीं है, सब धोखा है। और मैं देखता हूँ कि अपने होश के 18-20 सालों में मैंने एक कांपती हुई सिसकी, फिर उसकी शिथिल देह को हिला गई। मैंने किसी को सुख नहीं दिया, एक अहंकार के लिए जिया हूँ और सबको क्लेश देता आया हूँ। तुम कैसे जानते हो शेखर? नहीं जानता? यही जानना है। जिसने स्नेह किया है उन्हें भी सुख नहीं दिया। पूछा नहीं, पर क्या स्नेह इतनी भी बुद्धि नहीं देता कि कोई जान ले जिसे स्नेह देता है उसे सुख भी देता है कि नहीं? शशि ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, शायद नहीं देता, नहीं तो तुम देखते। वह धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास गई। क्षण भर चौखटे पर हाथ रखकर बाहर देखती रही। एकाएक बूंदें पड़ने लगी थीं, जो खिड़की के चौखटे में घिरे हुए फीके आलोक में आकर पल भर चमक रही थीं। एक शून्य में से आकर दूसरे में लीन। फिर उसने वहीं खड़े खड़े घूमकर कहा, और शेखर, क्या स्नेह ही देय नहीं है? सुख से बढ़कर देय है, बहुत बड़ा देय है, पर इसीलिए तो वह इतना बड़ा सुख है। अगर स्नेह सुख नहीं देता, जलाता ही जलाता है, तो उसका भी दग्ध होना ही अच्छा। शशि जल्दी से फिर अपने स्थान पर लौट आई। शेखर के सिरहाने चारपाई के कोने पर बैठती हुई कुछ डपट कर बोली, चुप रहो शेखर, तुम्हें कुछ नहीं पता है कि तुम क्या कहे जा रहे हो। शेखर चुप हो गया और वहीं लेटे लेटे आंखें ऊपर उठाकर शशि की ओर देखने लगा। शशि किसी और नहीं देख रही थी, ठीक सामने ही उसकी दृष्टि गड़ी थी, पर उसने अवश्य जाना कि इस ऊपर देखने के प्रयास से शेखर के माथे पर त्योरियां पड़ गई हैं, क्योंकि एक हाथ से वह उन्हें सहलाने लगी, जैसे कोई रेशमी कपड़े में से सलवटें निकाल रहा हो। जब यह उद्योग सफल नहीं हुआ तो उसकी उंगलियों ने बढ़कर शेखर की पलकों को बला तो बंद कर दिया। फिर वे वहीं टिकी रहीं, आंखों पर से हटी नहीं। शेखर ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सुनो शशि। शशि फिर उसके ऊपर किंचित झुक गई। शशि, तुम क्या हो? कुछ समझ में नहीं आता। स्थिर स्वर से, क्यों शेखर? कब से तुम्हें बहन कहता आया हूं, पर बहन जितनी पास होती है उतनी पास तुम नहीं हो, इसलिए वह जितनी दूर होती है उतनी दूर भी तुम नहीं हो। एकाएक उसने शशि की उंगलियों को दोनों हाथों से अपनी आंखों पर जोर से दाब लिया, मानो आंखें खुलने से कुछ अनर्थ हो जाएगा। शशि की कांपती हुई आवाज में शेखर जैसे बाहर की वर्षा की अनवरत मार सुन रहा है। क्या अभिप्राय है तुम्हारा शेखर? शेखर ने फिर दोनों हाथ उठाए, कनपटी के पास से शशि का सिर हल्के से पकड़ा और उसे अपने ऊपर झुका लिया। फिर बोला, अभिप्राय मैं नहीं जानता, तुम्हें जानता हूँ, और जानता हूँ कि जितने स्वप्न मैंने देखे हैं सब तुम में आकर घुल जाते हैं। शशि के झुकने में ना अनुकूलता थी, ना ही प्रतिरोध। वह झुकी हुई थी, पर स्तब्ध, निशब्द थी। वह स्तब्धता जैसे शेखर के प्राणों में भी समा गई। उसे लगा कि सब कुछ ज्यों का त्यों स्तिमित हो गया, क्योंकि निर्वाण है। यद्यपि दूर कहीं बादल की गर्जन थी और बूंदों की फुतकार और कौंध का वह प्रकाश जो स्वयं भी कुछ नहीं दिखाता और बाद के अंधकार को भी घना कर जाता है। और शेखर के ऊपर थी सप्तपर्ण के तरुण गाछ की छाह, जिसे दूर की कोई बहती सांस कपा जाती थी, दूर दक्षिणी किसी समीर की सांस, क्योंकि उसमें स्निग्ध गरमाई थी। और जब जब सौंधापन शेखर के नसापुटों को भर देता था, वह सौंधापन जैसा कि मलय के प्राणाद पहले स्पर्श में होता है। सप्तपर्णी, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं मानता। यह मिट्टी शायद अनउर्वर ही रहे, पर तुम्हारी छाछ में यह सांस उसे छूती चली जाती है, तो उसे और कुछ नहीं चाहिए, वही जीती है। एक सीमा होती है जिससे आगे मौन स्वयं अपना उत्तर है, और सब जिज्ञासाएं उसमें लीन हैं, क्योंकि वह परम अप्रश्न है। न जाने कब और कैसे शेखर की बाहरी शिथिलता उसके भीतर समा गई और वह सो गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली की कड़कन से कुछ चौंक कर वह जागा, पर वह जागरण एक तंद्रिल व्यामोह से आगे नहीं बढ़ा और ऊपर छाए हुए सप्तपर्णी के सौंधे प्रच्छन्न आश्वासन में फिर लवलीन हो गया। केवल एक बार, जैसे उस द्रवित अवस्था में जीवन के ठोस ज्ञान ने व्याघात डालना चाहा। शेखर ने चौंक कर कहा, शशि, बहुत देर हो गई, तुम्हें वापस जाना है। और मानो उठने का उद्योग किया, पर शशि हिली नहीं। उसकी निश्चलता में पौष की हिमशीत वर्षा ने ही उत्तर दिया कि अब वापस जाने के लिए भी अधिक देर हो गई है।
फिर शेखर ने कहा, तुम थक जाओगी शशि, और दोबारा उठने का उद्योग किया ताकि ढंग से बैठ जाए। पर शशि ने फिर एक हाथ से उसके उद्योग जड़ित कर दिए और उसने पाया कि उसके मन की संकल्प शक्ति और पेशियों की प्रेरणा शक्ति एक चिकने अमूर्त और सर्वथा स्वीकार्य बंधन में बंधी है। फिर वह तंद्रा पूर्ववत छा गई और सप्तपर्णी की छांव में अस्तित्व सो गया। अवश्य में यह अरुणाली स्वप्न की है। वातावरण में स्फटिक की सी शीतल स्वच्छता है, किंतु उसमें रंग की स्निग्धता भी है। शेखर अपना सिर तनिक सा उठाकर अपने ऊपर छाए हुए सप्तपर्णी के गाज को छूता है। क्या उसका माथा सप्तपर्णी के भीतर के जीवन प्रवाह की नाड़ी देख सकता है? उसके हृदय का स्पंदन अनुभव कर सकेगा? सप्तपर्णी की आत्मा बोली। आत्मा का स्वर कितना कोमल होता है। जागते हो शेखर? तुमने जो कुछ कहा था वह याद है? हाँ। उसका अभिप्राय समझते हो? मौन बोला कि हाँ समझता हूँ। अब मैं भी कुछ कहूँ, सुनोगे? मौन ही फिर बोला कि सुन रहा हूँ। तुमने जो दिया है उसमें लज्जा नहीं है, वह वरदान है। यह भी मैं बिना लज्जा के देखती हूँ। वरदान में अस्वीकार का विकल्प नहीं है। मैं विवाहिता हूँ। अपना आप मैंने स्वेच्छा से दे दिया है। अपने का, इह का संकल्प कर दिया है, आहुति दे दी है। जो दे दिया है मेरा नहीं है। उसकी ओर से मैं कुछ नहीं कह सकती, न कुछ अस्वीकार ही कर सकती हूँ, न प्रतिवाद कर सकती हूँ, न कुछ दे सकती हूँ। वह चुप हो गई। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। केवल वातावरण का स्फटिक कुछ और शीतल जान पड़ने लगा। अपने को मिटा देने में मैंने कंजूसी नहीं की। खुले हाथ से दिया, होम कर दिया और देख लिया कि सब जल गया है, धूल हो गया है। यह नहीं सोचा कि धोखा खाया। मैंने स्पष्ट देखा था कि यही होगा। शांति में कितनी व्यथा हो सकती है और स्वप्न के स्फटिक की लाली में कितनी हिम विजड़ित पराजय। यही है सब कुछ का अंत, स्वप्न का भी अंत। सप्तपर्णी की आत्मा ने एकाएक बल पाकर जैसे नई आहुति से होमाग्नि दीप्त हो उठे, कहा, पर तुम में मेरा जीवन है, जो मैं हूँ, जो मेरा मैं है। फिर एक विश्राम। और वह मूर्त नहीं है, इसीलिए कम सच नहीं है, कम जीता नहीं है। शेखर, तुम मुझे बहन, माँ, भाई, बेटा कुछ मत समझो, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं हूँ। एक छाया हूँ, और फिर किसी आंतरिक तेज से भरकर और अमूर्त होकर मैं तुम्हारा अपना आप हूँ, जिसे तुम नाम नहीं दोगे। फिर मौन, जिसमें वह लाल स्फटिक कांपता सा है। शशि, क्या इसमें तुम्हारे लिए सिद्धि है, संपूर्ति है? सिद्धि नहीं। मेरा जीवन ना इतनी मिट्टी था, ना इतनी हवा। सिद्धि और संपूर्णता नहीं है, पर मैं संतुष्ट हूँ शेखर, और संतोष का यह सुख तुम्हारा वरदान है। वह स्फटिक अरुणाली में घुल गया है, और वह शीतलता स्वप्न की नहीं है, पौष के कड़कड़ाते वर्षा धुले प्रत्युष की है। शेखर ने एकाएक अपने को सप्तपर्णी की छां से नीचे खींच लिया और उठ बैठा। चेतना की एक दीप्ति उसे सहसा पिछले 10 घंटों के जीवन विकास की एक द्रुत झांकी दिखा गई। सहसा इस भावना से भरकर कि आज भोरी की पहली किरण के साथ वह शशि को नए रूप में देखेगा, और कुछ बाल्यकाल में रटे हुए और हाल में दोबारा नए प्रकाश में पड़े हुए वैदिक भावगीतों के श्रद्धा भाव से आप्लावित होकर उसने स्थिर दृष्टि से शशि की ओर देखते हुए कहा, मेरी आंखें पुनित हो। शशि के खोए से स्वर ने उसकी मन स्थिति को भरपूर अपनाते हुए कहा, और मेरा जागरण। शशि उठ खड़ी हुई थी। रात भर चारपाई के सेरुए पर जहाँ वह बैठी थी, वहाँ पड़ी हुई एक सलवट को उसने हाथ से संवारा। फिर जाकर खिड़की के सामने खड़ी हो गई। चौखटे के साथ सटकर उसने दोनों बाहें बाहर फैला दी। सप्तपर्णी के इस प्रतनु लचकीले पर उद्ग्रीव गाछ को देखकर शेखर का हृदय हठात एक कृतज्ञ आशीर्वाद भाव से उमड़ गया। खिड़की के चौखटे में जड़े हुए उस विमुख आकार को सिर से पैर तक एक वत्सल दृष्टि से छूकर उसने मन ही मन शब्दहीन प्रार्थना की और प्रतीक्षा करता रहा कि आलोक की पहली किरण शशि की आकार रेखा को कुंदन से मढ़ दे। अरुणाली का आश्वासन दीप्ति की यथार्थता नहीं बना, केवल एक फीका उजाला बनकर रह गया। दिन निकलते निकलते बदली फिर घनी हो गई थी। शेखर न जाने किस विनोद भरी उमंग से नीचे बिखरे हुए हमारा समाज के पन्नों के मुख्यांश पर बैठ गया था। शशि वहीं खिड़की में खड़ी थी।
पर अब शेखर की ओर उन्मुख। शशि, तुम अब भी गाती हो? एक अंतर्मुख म्लान हूं ने मानो कहा। अब गाना? पर प्रकट शशि बोली, अब मैं वापस जा रही हूँ। शेखर ने हाथ के इशारे से बिखरी हुई हस्तलिपि को एक घेरे में बांधते हुए कहा, हमारा सारा समाज प्रतीक्षा कर रहा है। फटा हुआ, चिथड़े चिथड़े बिखरा हुआ समाज। और लाला अमोलक राय सुधारक द्वारा संशोधित समाज। शशि ने कहा, गायक वर्ष हो गया, पर इसमें प्रतिवाद नहीं था, केवल आग्रह की स्वीकृति थी। अभी गाऊंगी नहीं, पाठ ही कर सकती हूँ। क्रमशः स्पष्टतर होती हुई स्वर लहरी से कमरा गूंजने लगा। फिर अपने ही आप शशि मुड़कर फिर खिड़की में प्रत्यभिमुख होकर खड़ी हो गई और क्षण भर गुनगुनाने के बाद निष्कंप फिर गूंजते स्वर में गाने लगी, सतेज और स्पंदनशील प्रवाह के साथ, जैसे स्वस्थ धमनी में रक्त। उस स्वर को सुनते हुए और उस सधी हुई पीठ के तरंगायित आरोह अवरोह को देखते हुए शेखर का मन बहुत दूर चला गया। कितनी दूर लगता था वह समय जब वह छिपकर शशि की उत्फुल्ल गीत लहरी सुनने का यत्न किया करता था, जब वह स्तब्ध होकर उसका गाना सुना करता था। उसी से नहीं, शशि से भी कितना दूर। तब वह सुखी थी, उस रंध्रहीन सुख में भी वह सुखी जो स्वयं अपने अस्तित्व को नहीं जानता। और आज वह जानती है कि सुख से सुखी नहीं, केवल संतुष्ट है, संतुष्ट और धैर्यवान, अपने व्यक्तित्व के इस भ्रंश, इस विभागीकरण को गौरव मानकर अपनाती हुई। किंतु यदि सही है, यदि शशि आज इस क्षण संतुष्ट भी है, तो क्या यही अब शेखर के जीवन का सबसे सार्थक क्षण नहीं है? क्योंकि इससे बड़ा सुख वह अब शशि को नहीं दे सकता, क्योंकि इस क्षण ने कल और आज के बीच में उसका जीवन बदल दिया है। उसे याद आया कि रात ही एक अजनबी स्त्री द्वारा खींचकर बचा लिए जाने पर वह झल्लाया हुआ था और सोचता हुआ लौटा कि किसी को क्या, आज किसी को कुछ है, और वह जानता है कि किसी को कुछ है। तब जो कल वह करने जा रहा था, क्या उसका उचित समय आज नहीं है, इस क्षण नहीं है? सिद्धि और संतोष के दिए हुए और पाए हुए सुख में बुझ जाना कितनी बड़ी सिद्धि। अगर वह अभी चुपचाप खिसक जाए, कानों में शशि के गाने की चिरंतन गूंज लेकर लुप्त हो जाए। वह धीरे धीरे द्वार की ओर खिसकने लगा। चौखटे को छूते ही सीधा खड़ा हो गया। एकाएक शशि ने गाना बंद करके कहा, कहाँ शेखर? वह जड़ित हो गया। शशि ने घूमकर फिर पूछा, कहाँ जा रहे थे? शेखर कुछ नहीं बोला। अभी तुम्हारा मन नहीं खुला? शेखर, मैं कहती हूँ तुम नहीं जाओगे। घात में पकड़े हुए चोर की सी उद्दतता से शेखर ने कहा, क्यों? शशि ने अधिकार के स्वर में कहा, क्यों नहीं है? मैं कहती हूँ तुम नहीं जाओगे। फिर उतने ही स्थिर किंतु सर्वथा बदले हुए स्वर में, मेरी तरफ देखो शेखर, मेरी आंखों की तरफ। क्या तुम मनमानी कर सकते हो अकेले ही? शेखर ने आंखें नीची कर ली, परास्त भाव से कमरे में लौट आया। क्या करूं बताओ, क्या कहती हो? शशि ने हाथ के इशारे से एक मीठी फटकार देते हुए कहा, अब बहुत समय है कहने सुनने को, अब मैं चली, सवेरा हो गया है। पर अब कुछ पागलपन किया तो? तर्जनी उठाकर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। शेखर ने कहा, मेरी अकल को कुछ हो गया है, बिल्कुल पागल हूँ। उसके स्वर में खिन्न लज्जा का भाव था। शशि ने विचारक के गंभीर स्वर से पर हंसती आंखों से कहा, पागल तो नहीं, बहुत बड़ा बच्चा। और सीढ़ियाँ उतर गई। शेखर हमारा समाज के बिखरे पन्ने बटोरने लगा। एकाएक प्रातःकाल का भाव उसके मन में फिर उमड़ आया और विस्मय से उसने अपने आप से पूछा कि उसके मनोभाव का प्रतिबिंब कैसे इतनी जल्दी शशि के मन में उदित हो आता है। इस जिज्ञासा से और भी पुष्टि हुई। कृतज्ञता से उसने कहा, मेरी आंखें पुनित हों। शशि ने जोड़ा था, और मेरा जागरण। किंतु जागरण तो मेरा है शशि, जागरण तो मेरा है। मैं तुम्हारे पुण्यायन का जागरूक हूँ। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।